अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, संग शिकन की एपिसोड के साथ हम लोग हाज़िर हैं और आप लोगों की इसके हवाले से बहुत ज़्यादा फ़रमाइशें आ रही हैं, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों को ये नावल पसंद आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसकी किस्त नंबर 13 के साथ हम लोग हाज़िर हैं और स्टार्ट करते हैं इसका। आजकल के दौर में लड़कियाँ कहाँ महफ़ूज़ हैं डैड, ये भी ज़रा बता ही दें। क्या आपके तरक्की याफ़्ता मुल्क में जहाँ खुलेआम दिन दहाड़े अय्याशी होती है या फिर जिस मुल्क में आप इस वक़्त बैठे हुए हैं वहाँ? और इस मुल्क को थर्ड क्लास कहने से पहले आप ये कैसे भूल गए कि आपकी और मेरी माँओं का ताल्लुक इसी मुल्क से था? आप यहाँ थे पाकिस्तानी हैं डैड और मेरी मम्मा भी पाकिस्तानी थी। जिनसे शादी करने के लिए आपने एक दुनिया से बगावत की थी। वो इन्हें जताते हुए बोली थी और यासिर महाब इसकी बात सुनकर बुरी तरह झुंझला गए थे। स्टॉप इट रूफी, क्या इस टॉपिक पर बहस करना इस वक्त इम्पोर्टेंट है? ये सब छोड़ो, बस जल्दी से तुम दुबई वापसी की तैयारी करो और अच्छी तरह सुन लो, तुम तब तक जमाल बंगले के बाहर पैर नहीं निकालोगी जब तक तुम्हारी वापसी की टिकट्स कंफर्म नहीं हो जाती, समझ गई? उन्होंने सख्त लहजे में उसे तंबीह करना ज़रूरी समझा था। डैड, ऐसे कैसे मैं वापस आ सकती हूँ? मैं यहाँ परसों परसों ही तो आई हूँ। मुझे अपने फ्रेंड की शादी पर अटेंड करनी है जो 3 दिन बाद है और मैं बिना शादी का फंक्शन अटेंड किए वापस नहीं आऊँगी। वो बोलते-बोलते उठ खड़ी हुई थी और अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर बराबर में मौजूद दूसरे रूम में चली गई थी, जिसमें हरम रुकी हुई थी। मैं तुम्हारी वज़ह से इतना परेशान हूँ और तुम यहाँ की अभी शादी अटेंड करने की ज़िद पकड़े बैठी हो। भाड़ में गई शादी, तुम वापसी की तैयारी करो बस। वो इसकी ज़िद पर भड़क कर बोले थे। यासिर महाब अपनी लाडली और ज़िद्दी बेटी की इन्हीं हरकतों से खासे आजिज़ आए रहते थे। नो वे डैड, मैं भी तो वापस नहीं आऊँगी। वो बेड पर सोई हरम को झंझोड़ कर उठाते हुए कतियत से बोली थी। रूफी, ज़िद मत करो। तुम वापसी की तैयारी करो, बस मैं भी 1 आध दिन में घर पहुँच रहा हूँ। फिर मुझे तुम्हारी शादी की तैयारियाँ भी शुरू करनी है। उन्होंने एक बार फिर नरमी से बेटी को समझाने की नाकाम कोशिश की थी। कौन-सी शादी? कैसी शादी? डैड, मैं इस बस शक्ल आदमी से शादी नहीं करूँगी और ये बात याद रखिएगा, इससे शादी करने से अच्छा है कि बंदा ज़हर खाकर खुदकुशी कर ले। वो कच्ची नींद से जागती हरम को देखकर भड़कते हुए बोली थी। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे जमाल से शादी नहीं करती हो। मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ रूफ़ी। तुम्हें क्या लगता है कि बस एक तुम ही ज़िद्दी हो? मगर मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। ज़िद और गुस्से में तुमसे आगे। तुम्हारी शादी सिर्फ़ और सिर्फ़ जमाल से ही होगी और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है और तुम्हें हर हाल में मानना पड़ेगा। अब जल्दी उठो और इस होटल से निकलो। इस मौज़ू पर हम बाद में बात करेंगे। वो बरहमी से बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर चुके थे जबकि रुफ़ाया गुस्से से पेचीदा खाती हुई धप से हरम के सामने बैठी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा हरम के डैड को आखिर हो क्या गया है? क्या दुनिया में मेरे लिए खूबसूरत और जवान लड़के मर गए हैं जो वो इस बूढ़े काली शक्ल वाले आदमी से मेरी शादी करने पर बसीद है? तुमने देखा है ना इस जमाल को? कितना बदसूरत है। मुझे ज़हर लगते हैं बदशक्ल लोग। वो अपने बाप की इस फ़िज़ूल ज़िद पर सख्त कोफ्त का शिकार हो रही थी, इसीलिए इसका अच्छा भला मूड शदीद बरहम हो गया था। मैं खुद अंकल की ये ज़िद समझ नहीं पा रही रूफ़ी कि उन्हें हो क्या गया है। इस ख़बीस शख़्स ने आखिर ऐसा कौन-सा जादू किया है इन पर जो वो इसके आगे किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे। हरम भी परेशान सी बोली थी। पैसा माय डियर, पैसा। वो बदशक्ल आदमी काला है या बूढ़ा है मगर पैसे वाली आसामी है। तुमने देखा ना, ये पैसा इतनी बुरी शय है कि इसके आगे सगा बाप भी अपनी इकलौती लाडली बेटी को अहमियत देने के लिए तैयार नहीं। अचानक रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने वाला ये शख्स मुनीब आलम था, जिसका नंबर रुफ़ाया कल रात से मिला-मिलाकर थक चुकी थी, मगर इस समय आमिर, वक़ार, बिलाल और एजाज़ का नंबर भी मुसलसल स्विच ऑफ जा रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा मुनीब? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे डैड मेरी बात इसलिए नहीं मान रहे कि वो इस शख्स की दौलत से मरगूब हो गए हैं? बट लेट मी टेल यू कि जमाल से दुगनी दौलत अल्हम्दुलिल्लाह खुद मेरे डैड के पास मौजूद है। और बाय द वे, तुम सब कल रात से कहाँ थे? रुफ़ाया मुनीब की बात सुनकर तीखे लहजे में बोली थी। हमें कहाँ गायब होना है? हमें तो क्लब से बाहिफ़ाज़त हमारे घर पर पहुँचा दिया गया था। अलबत्ता तुम्हारी ही कोई ख़ैर ख़बर नहीं मिली थी। मुझे तो लगता है वो बंदा बस तुम्हारे लिए ही वहाँ आया था, तभी सबके बीच से तुम्हें उठा कर ले गया। वैसे वो कहाँ लेके गया था तुम्हें? क्या कोई स्पेशल डील थी इसके साथ तुम्हारी कल? कैंडल लाइट डिनर वग़ैरह टाइप की? मुनीब ख़बासत से मुस्कुराता हुआ बोला जबकि इसके अंदाज़ पर रुफ़ाया समेत हरम भी तिलमिला उठी थी। सबको अपने जैसा गिरा हुआ समझा है तुमने मुनीब।
जैसे तुम खुद ग़लीज़ किस्म के कामों में मुलव्वस हो, ऐसे ही दूसरों को भी समझते हो। इस बंदे ने रात को जो भी किया हो, इससे बरतरफ देखा जाए तो असली मर्द ऐसे ही होते हैं, निडर और बेखौफ। तुम्हारी तरह नंबर 2 टाइप के लोग सिर्फ़ ज़ुबान हिलाने के ही माहिर होते हैं, या फिर उन्होंने ये ज़नाना टाइप के ताने ही देने में डिग्रियाँ की होती हैं। ये भड़कता हुआ जवाब हरम की तरफ से आया था। रुफ़ाया इस दौरान बस मुनीब को खुशीली नज़रों से घूरने का काम कर रही थी, मगर मुनीब ढीठों की तरह बस हँसे ही जा रहा था। बुरा मत मानो यार, मैं मज़ाक कर रहा था। यार तुम सुनाओ रूफ़ी, शक्ल से खासी परेशान लग रही हो। तुम्हारे डैड नहीं मान रहे तुम्हारी बात? मुनीब अब शराफ़त से रुफ़ाया के सामने पड़े सोफ़े पर बैठते हुए पूछने लगा। तभी रुफ़ाया को भी अब फ़ौरन अपना मसला याद आया था। नहीं, मुझे नहीं पता डैड को क्या हो गया है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने आज तक किसी और की पसंद का जूता नहीं पहना। तो ऐसे किसी शख़्स से शादी कैसे कर सकती हूँ जिसे मैं सिरे से पसंद करना तो दूर, एक निगाह के बाद दूसरी निगाह डालने के भी काबिल नहीं समझती। कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी इसके साथ गुज़ार सकती हूँ जिसे मैं बचपन से अंकल कहती आई हूँ। यकीन करो, वो मुझे अंकल के रूप में भी कभी पसंद नहीं रहा, तो उसे जीवन साथी के रूप में मैं कैसे पसंद करूँगी? कैसे अपनाऊँ? अगर वो मेरा हम-उम्र होता तभी मैं इससे शादी करने का नहीं सोच सकती थी। इतना बदशक्ल, उसे देखकर ही मुझे कराहत महसूस होती है। यग। लेकिन डैड मेरी कोई बात समझने को तैयार नहीं है। कहते हैं पाकिस्तान से वापसी पर मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। मगर मैं मरकर भी इस शख्स से शादी नहीं करूंगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं? किस तरह समझाऊं इन्हें? रुफ़ाया वाक़ई अपना सर थाम पर बैठ गई थी, जबकि इसके पास बैठी हरम ने तसल्लियामेज़ अंदाज़ में इसके शाने पर हाथ रखते हुए इसे ढारस देने की कोशिश की थी। वो भी अपने तई महाब यासिर को समझाने का फ़रीज़ा सरअंजाम दे चुकी थी, मगर उन्होंने इसकी कोई भी बात, कोई भी दलील नहीं सुनी थी। हरम महाब यासिर के मरहूम दोस्त की बेटी थी, जिसे दोस्त की मौत के बाद उन्होंने ही पाला था। लाख वो उसे रुफ़ाया की तरह समझते थे, इसे प्यार करते थे, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने अपने और हरम के बीच एक हद फ़ाज़िल रखी थी। जिसे पार करने की ना हरम को इजाज़त थी, ना ही महाविया इस हद से आगे बढ़ते थे। इसलिए हरम भी इस मामले में बिल्कुल बेबस थी। मेरे पास तुम्हारे मसले का एक हल है रूफ़ी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुनीब की आवाज़ पर सर थामे बैठी रुफ़ाया और खामोशी और अफ़सरदा सी बैठी हरम ने अपने सामने बैठे मुनीब को देखा। कैसे? क्या हल है तुम्हारे पास मोबी? रुफ़ाया ने मुनीब को सवालिया अंदाज़ में देखते हुए पूछा था। सिंपल सी बात है रूफ़ी, तुम्हारे डैड तुम पर शादी के लिए प्रेशर इसलिए डाल रहे हैं कि वो शख़्स जिससे वो तुम्हें मनसूब करना चाहते हैं, वो इनसे ज़्यादा दौलतमंद है और फ़िलहाल इस बुढ़े आशिक़ के सिवा तुम्हारे सामने भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसे अंकल के सामने पेश करके तुम जमाल नाम की इस मुसीबत से निजात हासिल कर सको। मैं जानता हूँ तुम जैसे कली के गिर्द मंडलाने वाले भंवरे तो लाखे हो, मगर इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिस पर तुमने निगाहे करम की हो, या हकीकतन जो तुम्हें तुम्हारी तवज्जो अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहा हो, तभी तुम इस वक़्त इतनी परेशान हो रही हो। अगर आज तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स होता, यकीनन तुम ऐसे सर पकड़ कर ना बैठी होती। मगर तुम फ़िक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें इस मसले से निकालने का रास्ता दिखाता हूँ। आखिर दोस्त होते किस लिए हैं? मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है, बल्कि इस वक़्त वही तुम्हारी इस प्रॉब्लम का वाहिद हल भी है। मुनीब मुबहिम से अंदाज़ में मुस्कुराता हुआ बोला, मगर इसकी इन उलझी-उलझी बातों पर रुफ़ाया ने सख्त बदमज़ा होते हुए इसे घूर कर देखा था। तुम जो भी कहना चाहते हो साफ-साफ कहो मुनीब। यूँ घुमा-फिरा कर अपनी लच्छेदार बातों में मुझे उलझाने की बजाय सीधा काम की बात करो। वैसे इस वक़्त मेरा दिमाग घुमा हुआ है, तो मज़ीद मत घुमाओ। रुफ़ाया ने बेज़ारी से कहा था। तो सुनो, साफ और सीधी बात ये है कि तुम दुबई जाने से पहले निकाह कर लो। मुनीब की बात नहीं धमाका था, जिसे सुनकर रुफ़ाया और हरम अपनी जगह से उछल पड़ी थी। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? तुम कहना चाहते हो कि मैं खाई से बचने के लिए दूसरी खाई में कूद पड़ूँ? ये कैसा फ़िज़ूल मशवरा दे रहे हो? अपने पास रखो तुम अपनी हेल्प। रफ़ाया ने मुनीब को लताड़ कर रख दिया था। तुम भी किस इंसान की बातों में आ रही हो रूफ़ी? इसे कभी किसी अच्छी बात की उम्मीद की जा सकती है? जैसे ये खुद फ़िज़ूल है, ऐसे ही इसके मशवरे भी होते हैं। हरम भी मुनीब को घूरते हुए बोली थी, जो रिलैक्स सा बैठा रुफ़ाया और हरम के गुस्से भरे चेहरे को देख रहा था। अगर तुम दोनों मेरी बात पूरी सुनने की ज़हमत कर लोगी, तो हो सकता है कि वाक़ई रूफ़ी को अपनी प्रॉब्लम का हल बैठे-बिठाए मिल जाए। पहले तहम्मुल और सुकून से मेरी बात सुनो, फिर कोई फ़ैसला करना। मुनीब दोबारा से बोला था और रुफ़ाया खामोशी से उसे देखने लगी थी। साफ इशारा था कि वो अपनी बात जारी रख सकता है। देखो रुफ़ाया, तुम्हें इस वक़्त जो मसला दरपेश है, ये निकाह इसका वाहिद हल है। एक बार तुम किसी से निकाह कर लेती हो, तो तुम्हारे डैडी इस निकाह पर दूसरा निकाह नहीं करवाएँगे।
तुम्हारे निकाह का सुनकर वो सवाल बदबसी से हाथ मलने की कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर जब एक बार ये मामला ठंडा हो जाए तो तुम अपनी राह लेना और वो बंदा अपनी राह लेगा। मतलब तुम इसे तलाक ले लेना। मुनीब ने फाया को समझाता हुआ बोला, मगर यूं अचानक ऐसा कोई शख्स हमें कहाँ मिलेगा? और मिल भी गया तो क्या वो भरोसा करने के काबिल होगा? हरम ने सही नुक्ता उठाया है। मेरी नज़र में है एक शख्स जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और बेहद काबिल भरोसा भी है। तुम्हारे आने से पहले उसे मैंने तुम्हारा प्रॉब्लम बताया था। वो तुम्हारा साथ देने को तैयार है। बस बदले में तुम्हें उससे मुंह मांगी कीमत देनी पड़ेगी। मुनीब ने जो कहा था उसे सुनकर रुफ़ाया चौंक कर हैरत से मुनीब को देखने लगी। मगर मुनीब, तुम कैसे कह सकते हो वो शख्स भरोसेमंद है? अगर वो रूफ़ी से शादी के बाद रूफ़ी को छोड़ने को राज़ी नहीं हुआ तो? हमारी रूफ़ी इतनी खूबसूरत है कि कोई पागल ही होगा जो शादी करके इसे छोड़ने पर राज़ी होगा। हरम ने अपने पास बैठी रूफ़ी की शीशे जैसे चमकती रंगत और खूबसूरत नकोर से सजे चेहरे को देखकर कहा था। मगर इसकी बात सुनकर मुनीब तमस्खराना अंदाज में मुस्कुरा दिया। यहाँ कौन भरोसे के काबिल है फिर हरम, ये भी मुझे बता दो। भरोसेमंद तो कोई भी नहीं होता, मगर हमें भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि हम सब एक-दूसरे के साथ अपनी ज़रूरतों के लिए जुड़े होते हैं। ये दुनिया कुछ लो और कुछ दो के असूल पर चलती है हरम। यहाँ कोई ऐसे मुफ्त में आपकी आग में कूदने को तैयार नहीं हो जाता। एक का दूसरे के साथ कोई ना कोई मफ़ाद जुड़ा हुआ होता है, जैसे इस बंदे का भी। रुफ़ाया के साथ एक मफ़ाद जुड़ा हुआ है और वो है पैसा। आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत पैसा है। पैसे की वज़ह से वो बंदा रुफ़ाया की मदद करने को तैयार है। रूफ़ी इस शख्स को इसकी मुँह माँगी कीमत देगी तो ये उसके लिए हर काम करने पर राज़ी हो जाएगा। रफ़ी रुफ़ाया की खूबसूरती की बात तो यहाँ आकर भी कहीं तुम्हें मुँह की ही खानी ना पड़ जाए। वो शख्स रुफ़ाया पर फ़िदा हो ना हो, मगर मुझे डर है कि उसे देखकर रूफ़ी का इरादा मुतज़लज़ल ना हो जाए। वो रुफ़ाया की खूबसूरती का आशिक हो ना हो, मगर रूफ़ी इसकी खूबसूरती की आशिक ज़रूर हो जाएगी हरम डियर। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रुफ़ाया की हुस्न परस्त फ़ितरत से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। तुम लोगों ने अब तक उस शख्स को देखा नहीं। यकीन करो, जितनी खूबसूरत रूफ़ी है वो शख्स इससे 4 गुना ज़्यादा हसीन है। इतना खूबसूरत कि खुद रूफ़ी भी उसे देखेगी तो उसकी खूबसूरती देख के मेस्मराइज़ हो जाएगी। रूफ़ी से भी बढ़कर हसीन तरीन लड़कियाँ उसकी राहों में पलकें बिछाए बैठी रहती हैं। तितलियों की तरह उसके गिर्द मंडलाती हैं, मगर वो इतना मग़रूर है कि एक नज़र किसी को भी नहीं डालता। मुनीब ने आँखें मूंदते हुए कहा, वो खुद अब तक किसी हसीन मर्द के सहर के मुब्तला था, जबकि अब अपने मुकाबले के किसी मर्द की तारीफ़ और खुद से हसीन लड़कियों वाली बात सुनकर रफ़ाया तिलमिला उठी थी। हाँ, तुम्हें तो हर मर्द ही बेहद खूबसूरत लगता है, लड़कियों के काबिल जो नहीं हो तुम। रफ़ाया ने मुनीब को देखकर गहरा तंज़ किया था और मुनीब वाक़ई इसकी बात और लबों पर सजी तंज़ मुस्कुराहट को देखकर अंदर ही अंदर पीछे-ताप खा गया था, मगर इसकी हम होंठों पर हनूज़ मुस्कुराहट चमक रही थी। वो शख्स खूबसूरत है या नहीं, इसका फ़ैसला तुम मुझसे मिलकर कर लेना रूफ़ी। बोलो, कब मिलवाऊँ इसे तुमसे? इसे इस वक़्त पैसों की बेशक ज़रूरत है और तुम्हें इस बुढ़े से बचने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन दरकार है। तुम दोनों ही इस वक़्त एक-दूसरे की ज़रूरत है, इसलिए जो भी फ़ैसला करना है अपने सारे हालात को सोच कर करना। मुनीब ने अपने सामने बैठी दोनों लड़कियों को बगौर देखते हुए कहा और रुक़ाया उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। मगर हरम तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। ठीक है, मैं आज इस होटल में जमाल के बंगले में शिफ्ट हो जाऊँगी। तुम इसे वहीं लेकर आ जाना और सुनो, कोई गड़बड़ मत करना वरना मेरे ये स्टूपिड गार्ड्स डैड को फ़ोन कॉल करके सब बता देंगे और ये लोग मेरे डैड के पक्के मुख़बिर हैं। रुफ़ाया ने अपनी रज़ामंदी दे दी थी, मगर हरम मुतमईन नहीं हो पा रही थी। रूफ़ी, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, ना जाने वो कौन शख़्स है, किस तरह की नेचर का होगा। प्लीज़ तुम इसके सिवा कोई हल सोचो। हरम ने एक नज़र सामने बैठे मुनीब को देखकर धीमी आवाज़ में कहा, मगर जवाबन रुफ़ाया ने ख़ुफ़ी से उसे देखा था। तो तुम बताओ हरम, क्या और कोई है हल तुम्हारे पास? नहीं ना? फिर क्या करूँ? यहाँ से जाते ही डैड मेरी किसी सूरत भी उस जमात से शादी करवा देंगे। इस सूरत में मेरे पास सिर्फ़ 2 रास्ते बचेंगे। एक ये कि मैं घर छोड़कर कहीं भाग जाऊँ, मगर ये फ़रार भी देरपा साबित नहीं होगा। मुझे यकीन है कि कुछ दिनों या महीनों में डैड अपने ज़राए का इस्तेमाल करके कहीं न कहीं से मुझे ढूँढ निकालेंगे और फिर अपनी मर्ज़ी पूरी कर लेंगे। भागने के सिवा दूसरा रास्ता मेरे पास ये है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। वैसे भी अब इस जमात से शादी करना मेरे लिए मौत के बराबर ही है। अब तुम बताओ कि इन 2 रास्तों में से कौन-सा रास्ता ज़्यादा बेहतर है? रुफ़ाया की बेबसी से पूछने पर हरम तड़प कर रह गए और उसने जान से प्यारी अपनी अज़ीज़ दोस्त को अपने गले लगा लिया था। प्लीज़ रूफ़ी, ऐसे मत कहो। ठीक है, तुम मिल लो इस लड़के से, फिर देखते हैं आगे क्या करना है।
हरम ने रुफ़ाया की पीठ थपकते हुए कहा, जबकि मुनीब इन दोनों के जज़्बाती मुज़ाहिरों से बेनियाज़ अपने फ़ोन पर तेज़ी से उँगलियाँ चलाते हुए किसी को डन का मैसेज फ़ॉरवर्ड कर चुका था और उसे फ़ौरन गुड का रिप्लाई भी आ गया था। अब बस मुनीब को रुफ़ाया से मीटिंग का टाइम और एड्रेस पूछकर एक बार फिर से आगे फ़ॉरवर्ड करना था। अपने तयशुदा प्रोग्राम के तहत वो मुनीब के साथ जिस वक़्त रुफ़ाया के सामने आया था, एक पल को रुफ़ाया के साथ-साथ हरम भी इस मर्दाना वजाहत के शाहकार को देखती रह गई थी, जो ब्लैक जीन्स पर डार्क ब्लू कलर की शर्ट में अपनी खिलती चमकदार सफ़ेद रंगत और खूबसूरत लंबी चोटी जिसामत के साथ शान बेनियाज़ी से पुरवकार चाल चलता हुआ रुफ़ाया के सामने आ खड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यशब अज़लान भट्ट है। वो पत्थर की मूरत की तरह साकत खड़ी रुफ़ाया को देखकर मुबहम सी मुस्कुराहट से बोला और उसके पीछे खड़ा मुनीब भी साकत खड़ी रुफ़ाया और हरम को देखकर तंज़िया अंदाज में मुस्कुराने लगा। जैसे उसे यकीन था कि यशब को देखकर वो इन दोनों का रिएक्शन यही होगा। तभी वो यशब के सलाम के जवाब में खामोश खड़ी रुफ़ाया के सामने चला आया। रुफ़ी, यशब ने तुम्हें सलाम किया है, कम से कम जवाब तो दो। मुनीब रुफ़ाया का कंधा पकड़कर उसे हिलाता हुआ बोला और इसी वक्त यशब ने तिरछी नज़रों से मुनीब को देखते हुए उसके कंधे पर एक बाजू फैलाते हुए दूसरे हाथ से इसका कंधा दबाया था। मुनीब ने चौंक कर ऋषभ को देखा और उसकी आंखों में छुपी वार्निंग को देखकर मुनीब ने रुफ़ाया के कंधे पर रखा अपना हाथ जल्दी से वापस खींच दिया था, जबकि सामने खड़ी रुफ़ाया भी तब तक मुकम्मल मदहोश होश में आ चुकी थी। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम रुफ़ाया महब है और ये मेरी फ्रेंड हरमीन रज़ा उर्फ़ हरम है। आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना प्लीज़। वो गड़बड़ाकर सलाम के जवाब के साथ अपना और हरम का तारुफ देती हुई हरम को साथ लिए सामने पड़े सोफ़े पर जा बैठी थी। वो दोनों भी इसकी तकरीब में चलते हुए इसके सामने पड़े सोफ़े पर बैठ गए थे। तो क्या करते हैं आप मिस्टर यशब? अपनी जगह बैठते ही हरम अपने साथ बैठे इस संगी मुजस्समे को देखकर इससे रस्मी बातें करने लगी थी, जबकि रुफ़ाया अब भी यकटक उसे ही देख रही थी। मेरा अपना छोटा-सा एक बिज़नेस है। हम मुल्क भर में कश्मीरी सेबों की सप्लाई का काम करते हैं। इसके सिवा मेरा आख़ा जान के मुल्क में भी अपनी गाड़ियों का शोरूम है। ऋषभ ने तुरंत जवाब दिया था। हुँ, गाड़ियों के शोरूम। आप तो फिर माशाल्लाह काफ़ी साहब भी हैसियत हैं। आपके आक़ा जान मुल्क भर में गाड़ियों के शोरूम्स हैं। आप खुद सेबों की सप्लाई का काम करते हैं। आपको तो पैसे की कमी वैसे भी नहीं होनी चाहिए। मुनीब ने बताया था कि आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है इसलिए आप रूफ़ी से शादी करने को तैयार हुए। मगर डोंट माइंड, मुझे तो आप कहीं से भी ज़रूरतमंद नहीं लग रहे। हरम ने बगौर येशब के खूबसूरत चेहरे और आला किस्म की ड्रेसिंग को देखकर मशकूक अंदाज में पूछा था और वो इसके तासुरात से उसके दिल का भेद पाना चाहती थी। मिस हरम, अब हर इंसान अपने चेहरे पर ज़रूरतमंद का पोस्टर लगाकर तो सबके सामने नहीं जाता ना। खासकर मेरे जैसा बंदा जो अपने सारे काम छोड़कर आपके एक हुक्म पर अगर यहाँ आपके सामने दौड़ा चला आया है, तो इसके पीछे छुपी वजह यकीनन मेरी ही कोई गर्ज़ है। मुनीब ने मुझे बताया कि मिस रुफ़ाया ने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया है, ताकि मैं इनकी कुछ मदद कर सकूँ और ये मेरी मदद मैं अपनी खुशी या खिदमत खल्क़ के जज़्बे से मजबूर होकर नहीं कर रहा, बल्कि ज़रूरत की वजह से ही इनकी मदद कर रहा हूँ। मुझे अपने ऐप्पल के बिज़नेस में शदीद किस्म का लॉस हुआ है, काफ़ी कर्ज़ भी हो गया है। हालाँकि अगर अपने अख़ाजान से हेल्प लेना चाहूँ, तो वो मेरा मसला चुटकियों में हल कर देंगे। मगर इनके कंधों पर पहले ही बहुत ज़िम्मेदारियाँ मौजूद हैं, इसलिए मैं अपने बलबूते पर ही अपनी इस प्रॉब्लम से निकलना चाहता हूँ। फिर भी आपको किसी किस्म का शक या एतराज़ हो, तो आप इस काम के लिए कोई भरोसेमंद शख़्स ढूँढ सकती हैं। मैं चलता हूँ। वो पुरसकून अंदाज़ में पूरी वज़ाहत से जवाब देता हुआ उठ खड़ा हुआ था। हरम इसका पुरसकून चेहरा देखकर एक पल को खामोश हो गई थी, मगर रुफ़ाया उसे अपनी जगह से उठता देखकर जल्दी से घबरा कर खुद भी खड़ी हो गई थी। नहीं, नहीं, आप बैठिए प्लीज़। प्लीज़ हरम की बातों का बुरा मत मानें। देखिए, हमें इस वक़्त किसी ऐसे शख़्स की बहुत ज़रूरत है, जो इस मुश्किल वक़्त से निकलने में मेरी मदद कर सके। मैंने मुनीब से आपसे मिलने के लिए इसलिए कहा था कि इस वक़्त मुझे वाक़ई आपकी हेल्प चाहिए। आप मुनीब के दोस्त हैं और मैं आप पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। मुनीब ने आपको मेरा मसला पूरा बता ही चुका होगा। मुझे बस ये आर्ज़ी निकाह के लिए करना था कि मैं किसी भी तरह इस शख़्स के चक्कर से निकल सकूँ, जिसे मेरे डैड ने मेरे लिए सेलेक्ट किया है। इसके बाद मैं डैड को जब कायल कर लूँगी, तो हम दोनों इनका कॉन्ट्रैक्ट के तहत किए हुए निकाह से आज़ादी हासिल कर लेंगे। आप अपनी राह जा सकते हैं और मैं अपनी राह। ये सब बस कुछ अरसे के लिए ही होगा। वो इस शख़्स की खूबसूरत और गहरी आँखों में देखते हुए जल्दी-जल्दी बोली थी। हालाँकि इसका दिल चीख-चीख कर दुआ करने लगा था कि ये ताल्लुक़ कुछ अरसे के लिए नहीं बल्कि दायमी बन जाए।
मगर वो जो अपने दिल की बात को ज़ुबान पर नहीं ला सकती थी। जबकि रुफ़ाया की बात सुनकर दोबारा से अपनी जगह बैठ गया था। जी, मुझे मुनीब ने सब बता दिया, मैं इस निकाह के लिए राज़ी हूँ। वो रुफ़ाया की बातें बाकी सब बातों को नज़रअंदाज करता हुआ सिर्फ़ इतना ही बोला था। ओके, फिर कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स आपको 2 दिन बाद मिल जाएँगे। इन पर साइन करने के बाद हम उसी दिन हम निकाह भी कर लेंगे। वो भी मुतमईन होकर दोबारा अपनी जगह वापस बैठ गई थी और इसके सामने ही वो साहिर शख्स सोफ़े की पुष्ट से टेक लगाए एक टाँग पर दूसरी टाँग रखे शाने बेनियाज़ी से बैठा था। सीधे हाथ की कोहनी को सोफ़े की साइड पर रखा था और उसी हाथ की बंद मुट्ठी पर इसका अपना चेहरा झुकाया हुआ था। वो भी बगौर अपने सामने बैठी हसीन क़यामत को देख रहा था, जो इस वक़्त भी पिंक कलर की कैप्री और इसी कलर की खूबसूरत सी शर्ट में अपने लंबे बालों को कैचर में जकड़े बिना किसी दुपट्टे के तकल्लुफ़ के 2 गैर मर्दों के सामने यूँ ही बैठी थी। मुनीब हालाँकि दूसरी किस्म के मर्दों में शामिल होता था। उसे लड़कियों के साथ में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर फिर भी वो रुफ़ाया के लिए नामहरम ही था। रुफ़ाया महाव ख़ासी मेहनत करना पड़ेगी आप पर। यशब ने ताज्जुब से नफ़ी में सर हिलाते हुए इस लापरवाह हसीना का सरतपा जायज़ा लेकर ज़ेरेलब बड़बड़ाया, जिसे उसके पास बैठे मुनीब ने भी साफ़ तौर पर सुना था, मगर वो कल की मार से इतना खौफ़ज़दा हो गया था कि कुछ बोलने की जुर्रत ही नहीं कर पाया था। बल्कि जब से आया था, एक तरफ लफ्ज़ लिए बैठा था। अभी यशब को आए कुछ ही देर हुई थी कि इसी वक़्त बंगले पर इसकी सिक्योरिटी पर मौजूद जमाल के आदमियों के साथ 4 खूबसूरत से लड़के नज़रें झुकाए वहाँ चले आए थे। मैम, ये चारों आपके नए बॉडीगार्ड्स हैं और आपके डैड ने भेजा है उन्हें। इन चारों बॉडीगार्ड्स के आगे खड़ा आदमी बोल रहा था। महाब यासिर ने अपने कहे मुताबिक रुफ़ाया के लिए शाम का तक गार्ड्स का इंतज़ाम कर दिया था और पुराने बॉडीगार्ड्स को वापस आने का ऑर्डर दे दिया था। तभी मुनीब और यशब के आने से पहले ही रुफ़ाया इन चारों काले गार्ड्स को भगा चुकी थी। अब वो 4 नए लड़के नज़रें झुकाए खामोशी से खड़े थे और रुफ़ाया यशब से नज़रें हटाकर इनकी जानिब मुतवज्जो हो गई थी। क्या-क्या नाम है तुम्हारे? रुफ़ाया ने जमाल के आदमी को बाहर भेजने के बाद राइट साइड पे खड़े सुर्ख और सफ़ेद मैरून शर्ट और ब्लैक जीन्स में मलबूस बंदे से पूछा, मेरा नाम हमाद है मैम। वो लड़का नज़रें झुकाए हुए बोला था। रुफ़ाया को इसका ये नज़रें झुकाकर एहतराम देने वाले स्टाइल में बोलना ख़ासा पसंद आया था। ओके, और बाकियों के नाम क्या हैं? वो बखौर बाकी तीनों बंदों की झुकी निगाहें देखकर पूछने लगी, तभी इन दोनों ने भी अपने नाम फर-फर बता दिए थे। ठीक है, मगर पहले प्रूफ़ करो कि तुम भी मेरे इन पुराने स्टूपिड गार्ड्स की तरह बेवकूफ़ किस्म के तो नहीं हो। वो लोग मुझे प्रोटेक्ट करने की जगह खुद एक मामूली चोर से मार खाकर बेहोश हो गए थे। वो जहाँ कँवार, दो कौड़ी का चोर, ब्लडी ब्लैकमैन, मैं अनट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स को मेरी आँखों के सामने मारकर भी मुझे मेरे इन ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स को भी मेरी आँखों के सामने मुझे उठाकर ले गए और वो कुछ भी नहीं कर सके। कहीं तुम भी इन चारों की तरह बुज़दिल किस्म के तो नहीं हो? वो तनकीदी नज़रों से इन चारों को देखते हुए दोबारा इसी टोन में बोली थी, जो इसकी तबीयत का ख़ासा थी। इसका ये मग़रूर लहज़ा अभी कुछ देर पहले यशब से बात करते हुए जितना मीठा था, इस वक़्त इसकी मिठास न जाने कहाँ खो गई थी। तभी यशब ने बग़ौर उसके चोर की शान में कसीदे पढ़ती रुफ़ाया को मुस्कुराती नज़रों से देखकर, हमें आपकी सिक्योरिटी के लिए भेजा गया है मैम, आपकी हिफाज़त हम अपनी जान से बढ़कर करेंगे। खुद मर जाएँगे मगर आप पर आँच नहीं आने देंगे। इन चारों में से सुहेब नाम के बॉडीगार्ड ने जवाब दिया था। अच्छा, तो जान दे सकते हो तुम अपनी मैम के लिए। अच्छी बात है, खासे बहादुर हो तुम लोग। रफ़ाया के सामने बैठा यशब अपनी जगह से उठते हुए बोला। मुनीब ने उसे अपने पास खड़े यशब को देखते हुए बेसाख्ता अपनी गर्दन के गिर्द हाथ फेरा था। वह भी अपने बाकी 4 साथियों को पड़ने वाले मार नहीं भूला था। हाँ, दे सकते हैं। इन चारों ने कदरे कॉन्फिडेंस से एक साथ जवाब दिया था। रफ़ाया और हरम नासमझी से यशब को देखने लगी थी, जो बॉडीगार्ड्स का जवाब सुनकर नाकाबिले फ़हम अंदाज़ में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा था। ओके मिस्टर रफ़ाया, मैं चलता हूँ, उम्मीद है आपको तसल्ली हो गई होगी अब। वो मुनीब को इशारा करता हुआ आगे बढ़ गया। मुनीब भी उसके पीछे जाने लगा था। अरे रुकिए तो आप डिनर करके जाइएगा, ऐसे कैसे? रुफ़ाया ने उसे रोकना चाहा था, मगर वो अनसुना किए बाहर निकलता चला गया था। रुफ़ाया अब तक इस शख्स के शहर से नहीं निकल सकी थी। वह शख्स मुझे ठीक नहीं लगता रूही। तुम हरम की बात अभी मुँह में ही थी जब सामने आने वाली घड़ी रुफ़ाया और हरम के चेहरों के दरमियान से एक तेज़ चीज़ उड़ती हुई अ, चीज़ निकली थी और सामने वाली दीवार पर जा लगी थी। रुफ़ाया और हरम ने हवा की तरफ उड़कर जाती हुई इस चीज़ को देखा और उनकी आँखें हैरत और बेयकीनी से फटी रह गई थी। क्योंकि सामने दीवार पर लगी कार्डबोर्ड की पेंटिंग के ऐन दरमियान में खंजर फँसा हुआ था।
अभी वो हेडसेस खंजर को देख ही रही थी कि तभी कोई हाल की खिड़की से अंदर कूदा था और इसने बर्क रफ्तारी से रुफ़ाया के पास पहुंचकर इसको अपनी तरफ खींचते हुए इसके सर पर गन रख दी थी। आने वाले ने अपने चेहरे के गिर्द एक सफ़ेद कलर का रुमाल बांधकर चेहरे को छुपाया हुआ था। इस अचानक इब्तिदा पर रुफ़ाया समेत हर भी हक-तक सी रह गई थी और उसने आगे बढ़कर आने वाले पर वार करना चाहा था, मगर इस सफ़ेद रुमाल वाले के पीछे ही खिड़की से कूदकर अंदर आए मुनीब ने फ़ौरन हरम को पकड़ लिया था। चलें जी, अभी फ़िलहाल तो इतना काफ़ी है और अब ऐसा करते हैं कि अब नेक्स्ट एपिसोड के साथ आएँगे और फिर पता चलेगा कि इनके निकाह कैसे हुआ, निकाह के बाद क्या हुआ। तो चलिए हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिएगा क्योंकि किसी टाइम पे हम लोग इसको फ़ेसबुक पर पोस्ट करते हैं और किसी टाइम पे नहीं भी कर पाते। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख़्याल रखिएगा, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।